हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था हिटलर एंड लंदन ने, और इस थ्योरी में भी हम वही बात पढ़ रहे हैं। देखिए, वैलेंस बॉन्ड यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, लेविस थ्योरी पढ़ी हो या फिर वीएसपीआर थ्योरी पढ़ी हो, ये सारी थ्योरी हमें क्या कहती हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब ये थ्योरी हमें क्या समझाती है बॉन्डिंग के बारे में? एक्चुअली ये थ्योरी दो कंसेप्ट बताती है। एक तो है एनर्जी कंसेप्ट और दूसरा है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट के बारे में बात होगी। तो पहले हम एनर्जी कंसेप्ट की बात करें। देखिए, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने जब फर्स्ट वीडियो स्टार्ट की थी, केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, पहली वीडियो में भी बताया था कि जो एटम है वो अभी क्या है, हायर एनर्जी स्टेट में है। और वो क्या चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। इसलिए एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। जब ये एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है और रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जब अट्रैक्शन होगा, जब ये पास आएंगे, पास तभी आएंगे जब अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी डिक्रीज होगी। ये एनर्जी धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बना रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये दो एटम पास आ रहे हैं, इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इनकी क्या हो रही है, ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसके बाद अगर ये और पास आए तो एनर्जी बढ़ने लगी, क्योंकि एक एक्सटेंट तक दोनों एटम पास आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वाले केस में ये इससे ज्यादा पास आएंगे नहीं, इसीलिए इस वाले केस में क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया, दोनों एटम ने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ये दोनों एटम एक दूसरे को पार्शियली इन्होंने ओवरलैप कर दिया, राइट। जब ये इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया और जब इन दोनों एटम के बीच में अब जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया दोनों एटम के बीच में, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दो एटम थे उनकी एनर्जी ज्यादा थी, और जब वो अट्रैक्शन की वजह से पास आए तो एक स्टेज जहां पर उनमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वो अपने अंदर कंटेन करते हैं, अपने उनके पास होती है, उस वक्त वो स्टेबल स्टेट में होते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है एनर्जी कंसेप्ट। इसी की हेल्प से अगर हम हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के एक एटम के पास। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है उसको हम एनर्जी कंसेप्ट के बेस पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं। हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के जो दो एटम हैं इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। चलो, मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम। इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने ई ए कह दिया, इसको ई बी कह दिया। तो इसके पास एक न्यूक्लियस भी है। भाई, आपको ये तो पता है ना कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ पहले जो शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल स्टेट में है, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये एक दूसरे के पास आते हैं। दूसरे के पास आते हैं किस लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो होगा क्या, यहाँ इस जब ये पास आएंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे ये आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका, सेकंड वाले का न्यूक्लियस फर्स्ट वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह पहले वाले का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है, अट्रैक्शन हो रहा है। वहीं पे आपको ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। भाई, हर एक एटम
की जो स्टेबिलिटी है वो इसी चीज़ पर है ना कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है और दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में रहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। यही रिजल्ट होता है एटम की स्टेबिलिटी का। तो ये अपने-अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करके रखेंगे न्यूक्लियस, ये वाला भी अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन यहाँ पर एक रिपल्शन भी होगा। वो रिपल्शन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये न्यूक्लियस बीइंग अ सेम चार्ज, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब यहाँ पर अट्रैक्शन आप देख रहे हो ज़्यादा बार हो रहा है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, लेकिन रिपल्शन कम है। तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है ओवर द रिपल्शन। तो जब अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है और रिपल्शन क्या है? कम है। अट्रैक्शन जब इंक्रीज कर रहा है तो ये पास आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी डिक्रीज कर जाएगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आएंगे। क्लियर हो गया? इस तरह से ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी का कंसेप्ट है, ये काम करता है। अब इसी कंसेप्ट के बेस पर एक क्वेश्चन है कि भाई जो ये हीलियम का मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? इसे क्या हम इस एनर्जी कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। He2 मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? 2 He एटम लेने पड़ेंगे और उनको पास लाना पड़ेगा। He एटम में 2He4 इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको मैं ए कह देती हूँ, फिर से इसको बी। तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, He1 कर देते हैं और ठीक है, इस हीलियम के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सेंटर में न्यूक्लियस होगा, हीलियम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस तो एक ही होता है। ये हो गया न्यूक्लियस। अब देखते हैं क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। और हम रिपल्शन को दूसरे कलर से बना देगा, मैं देखूँ। अब अगर मैं रिपल्शन की बात करूँ तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे। और हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको और इसको रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को और ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे। क्लियर हो गई ये चीज़? ये बात समझ में आ गई? अब देखते हैं रिपल्शन कितनी बार हो रहा है। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स रिपल्शन हो रहा है। और अगर मैं अट्रैक्शन देखूँ तो 1 2 3 4 टाइम अट्रैक्शन हो रहा है। 5 टाइम्स क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। 4 टाइम्स क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है और जब रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ। तो He2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो एग्जिस्टेंस ऑफ He2 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? तो हमने एनर्जी कंसेप्ट से देखा कि कैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है और He2 यानी कि हीलियम का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अगर हम इसी केस में आगे देखें, हमने ये बात की कि जब ये एटम एक दूसरे के पास आते हैं धीरे-धीरे तो एक जगह ऐसी आती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ इनकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और उस पॉइंट पर ये
एक दूसरे को पार्शियली क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। ये जो ओवरलैप होता है ना बेटा, ये ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। यहीं से एक टर्म आती है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट की। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये कहती है कि जब दोनों एटम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को मर्ज करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो जो मर्जिंग हुई, दैट मर्जिंग ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर हो रही है ये बात? इसे ही हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं ऑर्बिटल की। और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितना ज्यादा ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर मर्ज करेंगे, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विल बी मैक्सिमम। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये ओवरलैपिंग क्या होती है और ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? पहली बात, ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? वो जो आपका चैप्टर है सेकंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें पढ़ चुके हैं हम ऑर्बिटल क्या होता है। दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पर एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने की संभावना होती है, जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन के पाने की, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। आपने ऑर्बिटल वहां पढ़े थे कि ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल होता है जो कि डम्बल शेप होता है, डी ऑर्बिटल होता है जो कि डबल डम्बल शेप होता है, और एफ ऑर्बिटल होता है जिसकी फ्यूज डिस्टेंस। ये सब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते हैं और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करें तो अभी हम एस और पी ऑर्बिटल को वो करते हैं कंसीडर। अगर मैं एस ऑर्बिटल को बनाऊं तो एस ऑर्बिटल को हम ऐसे बनाते हैं, और अगर मैं पी ऑर्बिटल को बनाऊं तो पी ऑर्बिटल हमने कहा डम्बल शेप होता है, उसको हम ऐसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ पॉजिटिव लगाया, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया, ऐसा क्यों किया? क्या ये चार्ज है? क्या ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज हैं? क्या ये प्रोटॉन के चार्ज हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वेव फंक्शन की वैल्यू है, साई की वैल्यू है ये। बेटा ये याद रखेंगे कि इट इज नॉट द चार्ज, इट इज द फेज ऑफ द लोब। क्या है ये फेज है ऑर्बिटल का, इट इज द फेज ऑफ द ऑर्बिटल। वेव फंक्शन की वैल्यू होती है, वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर 2 लोब होते हैं, तो एक लोब की पॉजिटिव होती है और एक की नेगेटिव होती है। यही एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी आपको। तो जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना वेव फंक्शन को, तो हम प्लस और माइनस इस तरह से शो करते हैं लोब के अंदर, हम साई को इस तरह से शो करते हैं, वेव फंक्शन को इस तरह से। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे है। देखिए, अगर मुझे हाइड्रोजन को ही समझना है, आपको ये पता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और हर एक एटम के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक एटम के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मैंने ऑर्बिटल बनाया, ये ऑर्बिटल है, ये इसका। ठीक है, अब बात ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ऐसे ही हर एक हाइड्रोजन एटम जो भी पड़ा हुआ है एनवायरनमेंट के अंदर, जो भी रिएक्शन में अंदर पड़ा हुआ है, वो सारे के सारे मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? सिर्फ वही हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये क्या बताता है? पॉली ने ये बोला था कि जो भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऑर्बिटल के अंदर। तो ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, जो एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन,
इनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल की, l की वैल्यू यानी कि एजी मूथल की, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू सेम हो भी जाए तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करना चाहिए, ऐसा कहा था पॉलीज ने। तो इसका मतलब जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं वो सारे के सारे मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, केवल वो एटम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, जिनके इलेक्ट्रॉन, जिनके ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन अपोजिट होगा। बात क्लियर हुई? उनका स्पिन, जिनका स्पिन अपोजिट होगा वही मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इन दोनों का स्पिन अपोजिट है, यहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैप होकर एक बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में क्या बताया गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कहती है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तभी होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अपोजिट स्पिन। ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो प्रेजेंट है, जिन्हें ओवरलैप करना है ऑर्बिटल को, उनमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में होंगे, तभी वहां पर क्या होगी? तभी वहां पर ओवरलैपिंग होगी, तभी वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन। राइट? अब दूसरी बात, जो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, दे शुड बी इन सेम फेज। ऑर्बिटल शुड बी इन सेम फेज। इसकी क्या मतलब हुआ भाई? सेम फेज, जैसे भी हमने बात की थी कि अभी दिखाया था आपको, ऑर्बिटल का एक फेज था, एक प्लस लोब था, एक माइनस लोब था। तो सेम फेज वाले, यानी कि जब प्लस और प्लस एक दूसरे के सामने हो ओवरलैपिंग हो जाएगी, माइनस माइनस एक दूसरे के सामने होंगे ओवरलैपिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन अगर प्लस माइनस के सामने होगा ओवरलैपिंग नहीं होगी, माइनस प्लस के सामने होगा ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसे कहते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है? अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। नहीं समझ में आई? ठीक है? तो फेज शुड बी सेम। जो ऑर्बिटल ओवरलैप करने आ रहे हैं उनका जो फेज होगा वो सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्बिटल शुड बी इन सेम ओरिएंटेशन। देखिए, एस ऑर्बिटल का तो कोई ओरिएंटेशन है नहीं, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। लेकिन आपने पी पढ़ा है, पी जो ऑर्बिटल होता है वो 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। वो किस बेस पर डिवाइड हुए? ओरिएंटेशन के बेस पे ही डिवाइड हुए हैं ना। अगर इसको मैंने जेड माना है, इसको मैं मान रही हूँ वाई, और ये है एक्स एक्सिस, तो जो ऐसे प्रेजेंट है दैट इज पी जेड, इस एक्सिस पर प्रेजेंट है इट इज पी वाई और इट इज पी एक्स। क्लियर हो रही है भाई? पी एक्स का ओरिएंटेशन पी एक्स से ही तो सेम होगा, तो पी एक्स और पी एक्स क्या करेंगे? एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे। या पी जेड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे। क्या पी जेड पी एक्स से ओवरलैप कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर ओवरलैपिंग कैसे होगी भाई? ओवरलैपिंग करने के लिए दोनों को एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट होना जरूरी होता है। इसीलिए हमने कहा कि ओरिएंटेशन शुड बी सेम। जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, उनका फेज सेम होना चाहिए, और उनके अंदर अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तभी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तभी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट को वो फॉलो करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ तो ना ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है ना फेज की प्रॉब्लम आ रही है। इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अपोजिट स्पिन, ये तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी दैट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं पी की बात करूं तो ये मैंने एक पी ऑर्बिटल लिया। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं कि जब हम नॉर्मली पी ऑर्बिटल बनाते हैं तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम यहाँ पर मानते हैं
जेड को मानते हैं, दिस इज जेड एक्सिस, इसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं अगर आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ। अगर आपको मेंशन किया है कि एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है या वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो आप वो मान लें, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो हमने जेड को क्या माना हुआ है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना हुआ है। तो ये मैंने एक पीजेड ऑर्बिटल बनाया और इसकी ओवरलैपिंग में किसके साथ करा रही हूँ, एस के साथ करा रही हूँ। ये जो फेज है ये प्लस है लोब, ये माइनस है। तो देखो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाएगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। नेगेटिव ओवरलैपिंग है बेटा, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, नेगेटिव ओवरलैपिंग है। अगर पी पी के सामने हो, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, बिल्कुल ये बात हमने की है। अगर इसके सामने ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने होंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी कि सेम फेज वाले ओवरलैप कर जाते हैं। ये तो हमने पी जेड की बात की, तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पी एक्स पी वाई के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये ऑर्बिटल है। दूसरा ऑर्बिटल हमारा ये जेड एक्सिस है, ये हमारा एक ऑर्बिटल, ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। ये प्लस ये माइनस लोब, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग बिकॉज दे हैव डिफरेंट फेज, राइट। इसी तरह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये प्रेजेंट है, दूसरा आपका ये पी एक्स वाला प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये देखिए ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। तो आपने समझ लिया पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब दोनों के फेस सेम हो गए। नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब फेस सेम नहीं होंगे और कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि एक होती है जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग कब होगी की बात कर, जीरो ओवरलैपिंग की बात। अगर ये मैंने बनाया, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये एक मैंने पी एक्स ऑर्बिटल बनाया, ये प्लस लोब है ये माइनस, इसके साथ ओवरलैप करने कौन आया, एस आया इसके लिए साथ, ये एस है ये पी है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये ओवरलैप करते, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है तो इधर की साइड तो प्लस प्लस आ रहा है, इधर की साइड क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर जो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, दोनों इक्वल और अपोजिट है, इस तरह की जो ओवरलैपिंग होगी इसको हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा जीरो ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग में भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जीरो ओवरलैपिंग का एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एक ऑर्बिटल है ये, एक ऑर्बिटल है ये, पीजेड और पीएक्स, ये दोनों आ रहे हैं ओवरलैपिंग के लिए, क्या इनकी ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होगी। एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ओवरलैपिंग, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो याद रखेंगे बेटा, वीबीटी जो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमें ये कहती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिन भी ऑर्बिटल में, यानी कि आउटर मोस्ट जो हमारे ऑर्बिटल हैं, वो ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। जब वो ओवरलैप करते हैं उनकी एनर्जी हो जाती है मिनिमम और मिलकर बना लेते हैं वो बॉन्ड। इसी तरह से होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन। लेकिन ओवरलैपिंग करने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ऑर्बिटल को। पहला कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल में, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ऑर्बिटल का जो फेज है वो सेम होना चाहिए, फेज बता चुकी हूँ, इट इज अ साइन ऑफ वेव फंक्शन। और तीसरी बात कि जो ऑर्बिटल है उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजों को फुलफिल करते हैं ऑर्बिटल, तो वो ओवरलैप कर जाएंगे, एनर्जी उनकी मिनिमम हो जाएगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो ओवरलैपिंग है वो दो तरीके से होती है, जिससे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी। तब तक पढ़ते रहिए।
और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।